जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अध्ययन कर रहे हैं, उसका आज हम दूसरा भाग करेंगे। इस वीडियो में हम इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ये जो क्लासेस है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कार्डर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और लाइक और शेयर अवश्य करें वीडियो को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कवि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के बारे में पढ़ेंगे। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और इनसे संबंधित परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी। कुछ ब्रैकेट में नोट दिया गया है, जैसे गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा इस ग्रंथ का रचना काल 1888 ईस्वी मानते हैं। गुलाब राय 1899 इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष मानता है। एक नोट्स है, याद कर लेना। प्रकाशन वर्ष पढ़ेंगे। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में एक पत्रिका के रूप में ये 1888 में प्रकाशित हुए। और अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो पुस्तक के रूप में 1899 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर कहा जाता है। इस ग्रंथ को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी के विद्यावादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रेसन को माना है। अब नलिन विलोचन शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि जो विद्यावादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवक्ता यानी विद्यावादी प्रकृति जिसने अपनाई थी वो शुक्ल जी नहीं, वो कहते हैं ग्रेसन ने। इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य को चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य व दरबारी काव्य के रूप में परिभाषित किया गया। इस ग्रंथ में ग्रेसन ने काल अनुक्रम पद्धति में रचित है। ये जो ग्रंथ है काल अनुक्रम पद्धति में क्या है, रचित है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ सच्चे अर्थों में, आपके पास प्रश्न आएगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपने जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बताना है। सच्चे अर्थों में पहला ग्रंथ था ये। कुल रचना काल 952, सभी के सभी हिंदी के थे। ग्रेसन ने ग्रंथ के लिए शिव सिंह सैगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोल से सामग्री ली। इस ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया गया है। शुक्ल जी ने बड़ा वृत्त संग्रह कहा इस ग्रंथ को।
इस ग्रंथ में 11 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक काल विभाजन है। कई पुस्तकों में आपको 12 भी मिल जाएगा और आपने सर्वमान्य मत 11 अध्याय मानने हैं। जो 12वां अध्याय है उसमें इन 11 अध्यायों का वर्णन किया गया है। ग्रिसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। सबसे पहले भक्ति काल को क्या कहा ग्रिसन ने? स्वर्ण काल कहा। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? स्वर्ण युग कहा है। ग्रिसन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। कितने निबंध? 12 निबंध लिखे हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस पुस्तक को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। किसने? डॉक्टर किशोरी लाल ने इस ग्रंथ को क्या माना है? सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया, जो 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है जी, याद करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। ग्रिसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। ग्रिसन ने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। आपके पास प्रश्न आएगा ही आएगा। जॉर्ज ग्रिसन ने हिंदी भाषा के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? पहला कार्य, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना की। कब? 1899 ईस्वी में। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से लेकर 1909 तक। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया 1886 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो याद कर लेना इनको। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन थे जॉर्ज ब्रह्म ग्रिसन के बारे में और उनके पुस्तक के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कथन थे, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला कवि करेंगे। मिसर बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके द्वारा रचित रचना का नाम है मिसर बंधु विनोद। 4 भागों में प्रकाशित हुआ, 4 भागों में। इनका अन्य एक ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये। लेकिन इस ग्रंथ में प्रकाशन वर्ष पढ़ेंगे हम मिसर बंधु विनोद का। मिसर बंधु विनोद का 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए। 1913 में प्रथम 3 भाग। अगर चौथा भाग आपको परीक्षा में पूछे तो आपने 1934 ईस्वी में बताना है। 1913 ईस्वी में, यहाँ पर ईस्वी कर लेना, 19 ईस्वी में, ठीक है। और 1934 में ईस्वी में इसका चौथा भाग है। क्लियर? प्रकाशन संस्था बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नागरिणी पंचारणी सभा काशी। नागरिणी पंचारणी सभा काशी से क्या हुआ? इसका प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। कुल रचना काल इस ग्रंथ में मिसर बंधु विनोद के कुल रचनाकार हैं 4591।
यानी अगर लगभग परीक्षा में पूछा जाए तो आपने 5000 बताना है। कवियों का जीवन चरित्र वर्णन हुआ है इसमें। काल अनुक्रम पद्धति में रचित ग्रंथ है। काल अनुक्रम पद्धति, जिस प्रकार ग्रेसन ने पद्धति का प्रयोग किया, कालक्रम उसी प्रकार से मिस्र बंधुओं ने भी प्रयोग किया। रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा इन्हें, इस ग्रंथ को। रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने 2 कथन कहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, आप इनको याद कर ही लेना, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम को मुख्य 5 भागों में बांटा है। इस ग्रंथ में मुख्य 5 भागों में अगर उप विभाजन आ जाए तो आपने 3 बताना है, अगर दोनों इकट्ठे पूछ ले तो आपने 8 बताने हैं। आपने ऑप्शंस देखकर परीक्षा में जिस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए उसके आंसर हो तो इस प्रकार से आपने जवाब देना, लेकिन मुख्य आपने 5 ही मानने हैं। 5 भागों में इस ग्रंथ का भाग है, मुख्य भाग 5 ही है। आदिकाल को आरंभिक काल नाम से दिया इन्होंने, आरंभिक काल नाम कहा। आदिकाल को क्या नाम दिया? आरंभिक काल। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना, किन्होंने? मिस्र बंधुओं ने। रचनाकारों को 3 श्रेणियों में बांटा, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और सामान्य श्रेणी रचनाकारों को। यह इतिहास ग्रंथ हस्तलिखित खोज रिपोर्ट समिति के आधार पर लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद कर लेना कि यह जो इतिहास है हस्तलिखित खोज रिपोर्ट के समिति के आधार पर लिखा गया है। यह इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, उस ग्रंथ का ये क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम इसमें हुआ, इसमें मिस्र बंधु विनोद में हुआ। आगे चलते हैं। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। परंपरागत रूप में अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास का परंपरागत रूप से प्रथम इतिहास कौन ऐसा है, तो आपने मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद बताना है। ग्रेसन की पद्धति का अनुसरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है, सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। आधार ग्रंथ पढ़ेंगे कि इस ग्रंथ के जो आधार ग्रंथ है, मिस्र बंधुओं ने किन किन ग्रंथों का अध्ययन करके अपने ग्रंथ का निर्माण किया है। तो पहले इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिस्र बंधुओं द्वारा पूर्व रचित यानी पहले रचित निम्नांकित रचनाओं सूचनाओं का सहारा लिया गया है। पहला है कवियों का समय चरित्र ग्रंथों का अध्ययन किया। नंबर 2 पर शिव सिंह सरोज व अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इन्होंने अध्ययन किया। मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख मिस्र बंधुओं की सबकी जांच एवं किंवदंतियां को भी अध्ययन किया। काशी नागरणी पचारणी सभा की खोज रिपोर्ट का भी इन्होंने अध्ययन किया। इन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद की रचना की। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिस्र बंधुओं की सहायता की। खोज कार्य चला 1900 से लेकर 1921 ईस्वी तक। यह जो ग्रंथ है 2250 पृष्ठों में लिखा गया है, यानी 2250 पृष्ठों का ये क्या है? ग्रंथ है। मिस्र बंधु का अलग एक ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, जिसका रचना काल है 1910 में। नोट में लिखा हुआ है, इसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित अनुसार है। पहला कवि है तुलसीदास,
फिर सूरदास, देवदास, सॉरी माफ़ करना देव है यहाँ पर, देव कवि, माफ़ करना देव कवि है। पहला तुलसी, दूसरा सूरदास, तीसरा देव, चौथे नंबर पर बिहारी, पाँचवें नंबर पर त्रिपाठी बंधु और छठवें नंबर पर केशव, सातवें नंबर पर कबीर हैं, सातवें नंबर पर कबीर, माफ़ करना कबीर हैं, और आठवें नंबर पर चंद और नौवें नंबर पर हरिश्चंद्र को स्थान दिया गया है। तो आपने इन्होंने याद करना। क्रमवार पूछते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कि मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ नवरत्न में तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर या पहले नंबर पर किस कवि को स्थान दिया है, तो आपने याद कर लेना। ये क्रमवाही है। पहले नंबर पर तुलसीदास, दूसरे नंबर पर सूरदास, तीसरे पर देव, चौथे पर बिहारी और पाँचवें पर त्रिपाठी बंधु हैं, छठवें नंबर पर केशव, सातवें नंबर पर कबीर, आठवें नंबर पर चंद्रबरदाई या चंद और नौवें नंबर पर हरिश्चंद्र को स्थान दिया गया है। तो प्यारे साथियों, आज हमने 2 कवियों का अध्ययन किया है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ पढ़े हैं और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। इसलिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं, ये जो है अच्छी तरह से याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपके प्रकार नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।